नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभिषेक सुमन इस यूट्यूब सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 में होने वाली एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें हम एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर एसएससी के द्वारा पूछे गए डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज हम बात करेंगे इस सेशन में मेडिवल इंडिया में होने वाले फॉरेन इन्वेजन यानी कि विदेशी आक्रमण और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड मोहम्मद ऑफ गौर डिफीट जयचंद्र ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी इन 1194? निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 में गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था? अब सबसे पहले ऑप्शन में दिया है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो दोस्तों आप जानते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध 1194 माफ कीजिए 1191 1191 में लड़ा गया, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। और आप जानते हैं कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद दिया है बैटल ऑफ चंदावर। तो आप जानते हैं कि 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला दिया है बैटल ऑफ अनहिलवाड़। 1178 में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी को पराजित किया था गुजरात के शासक भीम सेकंड या मूलराज सेकंड ने। ये भारत में मोहम्मद गौरी की सबसे पहली पराजय थी, सबसे पहली हार थी। इसमें मूलराज सेकंड या भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। बैटल ऑफ अनहिलवाड़ कहलाता है। जब 1178 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, तो उस समय गुजरात में अनहिलवाड़ के चालुक्य वंश का राजा भीम सेकंड या मूलराज सेकंड हुआ करता था। इसी को पराजित किया था अनहिलवाड़ के युद्ध में। मोहम्मद गौरी को मूलराज द्वितीय या भीम सेकंड के द्वारा ही पराजित किया गया था। और उसके बाद देता है सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो आप जानते हैं कि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया, एक बार फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसी को इतिहास का सबसे फेमस बैटल माना जाता है, क्योंकि इस बार मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो सारे के सारे युद्धों का संबंध मोहम्मद गौरी से है, लेकिन चंदावर के युद्ध में उसने गढ़वाल वंश के राजा जयचंद को पराजित किया था। अगला सवाल देखेंगे। In the 11th century under Mahmud of Ghazni, a small town in Dash became the capital of the vast empire of the Ghaznavids. 11वीं शताब्दी में गजनी के महमूद के अधीन गजनी में एक छोटा सा शहर गजनवी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सवाल में पूछा गया है कि गजनी किस देश में है या गजनी नामक शहर किस देश में है। ऑप्शन दिए हैं इजिप्ट यानी कि मिस्र, इसके बाद ऑप्शन में दिया है पर्शिया। तो आप जानते हैं ईरान को ही पहले क्या कहा जाता था, पर्शिया कहा जाता था। अफगानिस्तान या टर्की। तो हम सब जानते हैं गजनी नामक शहर कहां पर है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में है गजनी शहर, और इसी गजनी शहर में एक डायनेस्टी चला करती थी, एक वंश चला करता था जो कहलाता था गजनी वंश, या इसे यामिनी वंश भी कहा जाता है। और आप जानते होंगे यामिनी वंश की स्थापना कभी, द फाउंडर ऑफ यामिनी डायनेस्टी वॉज अ रूलर नेम्ड अलप्तगीन। इसकी स्थापना अलप्तगीन नामक शासक के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो इसी का एक दास सुबुक्तगीन गजनी वंश या यामनी वंश का अगला शासक बना, और इसी सुबुक्तगीन का पुत्र हुआ महमूद गजनवी, जिसके बारे में यहां पर क्वेश्चन में चर्चा हो रही है। तो जो महमूद गजनवी था ये सुबुक्तगीन का पुत्र था, और सुबुक्तगीन वो आदमी है जिसने भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमण किया था, महमूद गजनवी का पिता। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। इन विच ईयर तैमूर्स इन्वेजन ऑफ दिल्ली टुक प्लेस? तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है 1398। तो दोस्तों आप जानते हैं 1398 में ही तैमूर का आक्रमण हुआ था। इस समय दिल्ली सल्तनत यहां पर चल रही थी,
और आप जानते होंगे दिल्ली सल्तनत में चल रहा था तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक वंश में ही तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान शासन कर रहा था जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। और ध्यान रखेंगे नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल अगर हम बात करें 1394 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा। और इसी के शासनकाल में 1398 में इन्वेजन हुआ, आक्रमण हुआ तैमूर का। तैमूर कहां से आया था? तो आप जानते होंगे ये समरकंद का शासक हुआ करता था। ये समरकंद का शासक हुआ करता था, एक तुर्क शासक था और बाबर का पूर्वज भी था। भाई अगर हम मुगलों की बात करें, अगर मुगलों के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बात करें तो आप जानते होंगे तैमूर का ही पितृपक्ष से 5वां वंशज हुआ करता था बाबर, और मातृ पक्ष से वो चंगेज खान का 14वां वंशज हुआ करता था। नसीरुद्दीन महमूद का ही एक मंत्री हुआ करता था, एक मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम था खिज्र खान। इस आक्रमण में तैमूर की मदद ही किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। इसीलिए तैमूर ने दिल्ली के उत्तरी भाग यानी कि उत्तर पूरे के पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था और पंजाब का शासक खिज्र खान को नियुक्त कर दिया था। यही खिज्र खान समय समय पर रेवेन्यू भेजा करता था तैमूर और तैमूर के बेटे शाहरुख खान के लिए। और आगे चलकर इसी खिज्र खान ने, आप सब जानते हैं, भारत के सबसे पहले शिया वंश की स्थापना की जो कहलाता है सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, जिसका संस्थापक हुआ खिज्र खान। राइट आंसर इज 1398। दूसरे ऑप्शन में दिया है 1221। तो आप जानते हैं 1221 में दिल्ली सल्तनत या भारत में आक्रमण हुआ था चंगेज खान का, और 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था, यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन तैमूर का आक्रमण पूछा है वो 1398 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, द फेमस अरेबिक स्कॉलर अल बरूनी केम इनटू कांटेक्ट विद इंडिया थ्रू डैश इन द 11th सेंचुरी एडी। अब्दुल्ला शाह गाजी, महमूद गजनवी, अल वलीद प्रथम या मोहम्मद बिन कासिम। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में डैश के साथ भारत आया था। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं अल बरूनी, जिसके बारे में यहां पर बात हो रही है। ही इज अ फेमस स्कॉलर ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड संस्कृत लैंग्वेज। दोस्तों आप जानते होंगे भारत में आकर भारतीय पुराणों का अध्ययन करने वाला ये सबसे पहला मुसलमान माना जाता है। फर्स्ट मुस्लिम हु रेड हिंदू पुराणास। हिंदू पुराणों का अध्ययन करने वाला ये सबसे पहला मुस्लिम कहलाता है। इसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जो कहलाती है तहकीक हिंद, या जिसे किताबुल हिंद भी कहते हैं। और आप जानते हैं ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये महमूद गजनवी का ही समकालीन एक प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था। इसी के द्वारा तहकीक हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला सवाल, व्हेन डिड द मंगोल रूलर गेंगिस खान डाई। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? अभी अभी मैंने आपको बताया कि चंगेज खान हिंदुस्तान आया 1221 में, तो इसका मतलब ना तो 1219 में मृत्यु हो सकती ना 1210 में, क्योंकि 1221 में तो वो आया ही है हिंदुस्तान। अब दोस्तों आप जानते हैं गेंगिस खान, या जो इतिहास में फेमस है चंगेज खां के नाम से, ये एक मंगोलॉइड रूलर हुआ करता था। ये मंगोलिया का शासक हुआ करता था। और आप जानते होंगे हिज एक्चुअल नेम वॉज, इसका वास्तविक नाम तैमुजिन हुआ करता था। इसका वास्तविक नाम तैमुजिन था। ध्यान रखेंगे इन 1221 ही इन्वेडेड इंडिया। 1221 में इसने भारत में आक्रमण किया।
एशिया का बेहद क्रूअल रूलर माना जाता है गेंगिस खान, और ऐसा माना जाता है कि ये इतना ज्यादा बदनाम था कि इसकी जनता भी इसे पसंद नहीं किया करती थी, और ये अच्छी तरीके से जानता था इस बात को। इसीलिए इसने अपने सेनापति को आदेश दिया था कि मेरे मरने के बाद जितने भी लोग मुझे दफनाने के लिए जाएं, और जब वो दफनाकर वापस लौट रहे हो तो सबको रास्ते में ही मरवा देना। इतिहासकार आर्कियोलॉजिस्ट आज तक भी ढूंढते हैं, और वो शासक जिसकी कब्र के बारे में आज तक भी जानकारी नहीं है, ही वॉज गेंगिस खान, वही चंगेज खान था। ये 1221 ईस्वी में आया था क्योंकि इसके भाई की हत्या एक उज्बेक शासक जलालुद्दीन मंग बर्नी के द्वारा कर दी गई थी, और जलालुद्दीन मंग बर्नी का पीछा करते हुए ही ये हिंदुस्तान तक आया, और जब हिंदुस्तान की सीमा पर पहुंचा तो उस समय यहां पर दिल्ली सल्तनत चल रही थी, और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, आप जानते हैं उस समय जब ये आया था यहां पर दिल्ली सल्तनत चल रही थी, और दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहा था स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश का सुल्तान, जिसे हम इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं। यानी कि ये इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेके 1236 था। जब ये हिंदुस्तान की सीमा में पहुंचा तो क्योंकि जलालुद्दीन मंग बर्नी का पीछा कर रहा था, मंग बर्नी ने इल्तुतमिश के पास संदेश भिजवाया और उससे कहा कि आप चंगेज खान से मेरी मदद कीजिए। लेकिन चंगेज खान का भी संदेश इल्तुतमिश के पास आया, और उसने कहा और इल्तुतमिश को चेतावनी दी कि अगर आपने गलती से भी जलालुद्दीन मंग बर्नी की मदद करने की कोशिश की तो मैं दिल्ली सल्तनत पर अटैक करके दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर आप दिल्ली सल्तनत की सलामती चाहते हैं तो जब मैं मंग बर्नी पर अटैक करूं तो आपको तटस्थ रहना होगा, न्यूट्रल रहना होगा, बीच में नहीं आना है, इंटरफेयर नहीं करना है। बिल्कुल यही हुआ। इल्तुतमिश ने सूझबूझ से काम लिया। 1221 में जलालुद्दीन मंग बर्नी की हत्या करके चंगेज खान वापस लौट गया यहां से मंगोलिया, और ध्यान रखेंगे मंगोलिया जाकर 1227 ईस्वी में ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। वो था चंगेज खान। अब हालांकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है उसकी मृत्यु कब हुई है, लेकिन ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चंगेज खान से कुछ भी सवाल आएगा अब आप आंसर कर देंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य इस सीरीज में केवल और केवल क्वेश्चन का आंसर बताना नहीं है, साथ में अगर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और कुछ भी सवाल आता है तो उसके लिए भी आप रेडी रहेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट नोन चहमान रूलर? निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चहमान शासक कौन था? चहमान यानी कि चौहान शासक पूछा गया है, तो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज तृतीय, जो इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। ये सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक था जिसने 1168 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक दिल्ली में या दिल्ली पर शासन किया। 1168 से लेकर 1192 तक शासन रहा पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। ये चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। इसके अलावा ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि विग्रह राज द्वितीय भी दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे 971 से लेकर 998 तक चहमान शासक या चौहान डायनेस्टी का शासक विग्रह राज सेकंड या विग्रह राज द्वितीय रहा। एक ऑप्शन में दिया गया है पृथ्वीराज प्रथम, तो ध्यान रखेंगे 1090 से लेकर 1110 तक, 1090 से लेकर 1110 ईस्वी तक चौहान वंश का शासक हुआ पृथ्वीराज प्रथम। और एक दिया गया है वासुदेव, तो आप जानते हैं वासुदेव के द्वारा तो कण्व वंश की स्थापना की गई थी। ये चौहान शासक नहीं है। राइट आंसर इज पृथ्वीराज तृतीय। ये वही पृथ्वीराज तृतीय है जिसने गढ़वाल वंश के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ विवाह किया और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजय का सामना करना पड़ा। अगला सवाल, विच वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है मामलुक डायनेस्टी। आप जानते हैं मामलुक का मतलब होता है
स्वतंत्र माता पिताओं से उत्पन्न हुए या पैदा हुए गुलाम। और आप जानते हैं कि गुलाम वंश को ही मामलूक वंश भी कहते हैं। 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत में शासन रहा मामलूक वंश का। उसके बाद आता है खिलजी वंश 1290 से 1320। उसके बाद आता है तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी। और फिर आता है लोधी डायनेस्टी 1451 ईस्वी से लेकर 1526। इसका मतलब दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश रहा मामलूक डायनेस्टी, मामलूक वंश, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी और कैमूर्स इसका अंतिम शासक था। अगला सवाल, इब्न बतूता हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत ओरिजिनली बिलोंग टू विच कंट्री? तो आप जानते हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जब दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था, जिसका शासनकाल 1325 ईस्वी से लेकर 1351 तक रहा। ध्यान रखेंगे इसी के शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता कहां पर आया? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसका मतलब ये मोरक्को से बिलोंग करता था और आप जानते हैं मोरक्को इज इन अफ्रीका। और ध्यान रखेंगे 8 इयर्स तक, 8 साल तक ही बिकेम काजी ऑफ दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये दिल्ली का 8 वर्ष तक काजी बनकर रहा। और आप जानते हैं इब्न बतूता के ही द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है जो कि रिहिला कहलाती है। इसका सफरनामा ही क्या कहलाता है? रिहिला। नेक्स्ट, अगला सवाल, इन रेफरेंस टू द दिल्ली सल्तनत व्हाट वाज द ग्रुप ऑफ 40? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में 40 का समूह क्या था? आप अच्छी तरीके से जानते हैं दिल्ली सल्तनत में 40 के समूह को ही दल चालीसा या तुर्काने चहलगानी भी कहा जाता था। इसी को दल चालीसा या तुर्काने चहलगानी कहा जाता था। They were most powerful Turkish slaves of Iltutmish who took power in the Interregnum following Sultanas Razia's killing. वे ज्यादातर इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्की के गुलाम थे जिन्होंने सुल्ताना रजिया की हत्या के बाद मध्यकाल में सत्ता संभाली थी। वे 40 सैन्य तीरंदाज थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में अपनी बहादुरी से अपना अलग पहचान बनाई थी। जी नहीं, वे 40 बंजारा नेता थे जिन्होंने युद्ध के समय सैन्य आपूर्ति स्थानांतरित की थी। बिल्कुल भी नहीं। वे 40 राजपूत रईस थे जिन्होंने 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता से हटाने के लिए तख्ता पलट की योजना बनाई थी। बिल्कुल भी नहीं। हम सब जानते हैं इल्तुतमिश के द्वारा तुर्काने चहलगानी या दल चालीसा प्रथा शुरू की गई थी, जो कि उसके सबसे खास करीबी 40 गुलाम हुआ करते थे। और आगे चलकर बहराम शाह के द्वारा इन्हीं की मदद से रजिया सुल्तान की हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर हत्या करवाई गई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसी को कहा जाता था तुर्काने चहलगानी। अगला सवाल देखिए, हु वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? आप सब जानते हैं विजयनगर एम्पायर। अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। और हम सब जानते हैं द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर वर 2 ब्रदर्स, 2 भाइयों के द्वारा, जिनके नाम थे हरिहर और बुक्का। इन्हीं के द्वारा विजयनगर एम्पायर की स्थापना की गई थी, जिस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश चल रहा था। और आप जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में सुल्तान कर रहा था एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इवन बहमनी साम्राज्य भी अगर आपसे सवाल में पूछ लें तो ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू के द्वारा
बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में की गई थी। क्लियर हो गई बात? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड अ इन्फ्लुएंस ऑन द बहमनी एंड विजयनगर किंगडम्स? दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? ऑप्शंस हैं वाली, चहलगानी, बिटी कची या इख्तेदारी। तो दोस्तों आप जानते हैं, जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा इल्तुतमिश 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक, तो इल्तुतमिश के ही द्वारा इक्ता सिस्टम या इक्ता प्रथा की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्तेदारी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा या इक्ता सिस्टम की शुरुआत की गई। इल्तुतमिश के शासनकाल में सेना में नकद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि दिल्ली सल्तनत को अलग अलग प्रांतों और अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। और वही इक्ते सुल्तान के द्वारा अपने सैनिकों, अपने अधिकारियों और अपने सरदारों में बांट दिए जाते थे, और उन्हीं को वहां का इक्तेदार बना दिया जाता था। तो ध्यान रखेंगे, ये इक्ता प्रणाली की शुरुआत सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। इक्ता, इक्तेदारी, इक्तेदार, सबका संबंध किससे है? इल्तुतमिश से है। अगला सवाल, ड्यूरिंग द सल्तनत ऑफ दिल्ली द टर्म उलेमा वॉज एसोसिएटेड विथ? सबसे पहले है, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द किससे संबंधित था? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है विद्वान, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री। जी हां, दो शब्द याद रखेंगे, एक हुआ करते थे अमीर, जो दिल्ली सल्तनत के उच्च प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, और एक हुआ करते थे उलेमा। एक हुआ करते थे उलेमा, जो दिल्ली सल्तनत के धर्मशास्त्री एवं न्याय शास्त्री हुआ करते थे। तो दिल्ली सल्तनत में विद्वान, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्रियों को ही उलेमा कहा जाता था, और अमीर और उलेमा दोनों का ही महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस हुआ करता था दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को सिंहासन पर बिठाने और सिंहासन से हटाने में। अगला सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, अ रूलर ऑफ स्लेव मामलुक डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन गुलाम मामलुक वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी? तो भाई हम सब जानते हैं, 1236 में मरने से पहले इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान या रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, और इल्तुतमिश के मरने के बाद आप जानते हैं 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली एवं एकमात्र महिला शासक बनी रजिया सुल्तान। बट in 1240 she was killed in कैथल, हरियाणा। 1240 में हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर इसकी डेथ हो गई, इसको मार दिया गया, इसीलिए कैथल में ही इसका मकबरा भी है। 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान दिल्ली की एकमात्र महिला शासक रही, लेकिन इसी के शासनकाल में पंजाब के भटिंडा का एक इक्तेदार हुआ करता था, जिसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया के द्वारा दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया, और उसने खुद को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और जब अल्तुनिया का ही मुकाबला करने के लिए रजिया गई, तो अल्तुनिया के द्वारा रजिया सुल्तान को तबर हिंद फोर्ट या किला मुबारक, या जिसे भटिंडा का किला कहते हैं, उसमें कैद कर लिया।
लेकिन रजिया सुल्तान का भाई बहराम शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया तो उधर रजिया ने वहां से मुक्त होने के लिए अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया। और जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों वापस लौट रहे थे तो हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर दल चालीसा के ही 40 सरदारों के द्वारा रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, under the Delhi Sultanate, a religious tax dash was imposed on the wealthy and rich Muslims in India. दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर डैश लगाया गया था। वो क्या था? ऑप्शंस में है फिरोज, मामलूक, जक़ात या किस्मत। तो हम सब जानते हैं दैट वाज जक़ात। दोस्तों, तुगलक वंश का या तुगलक डायनेस्टी का सुल्तान बना फिरोज शाह तुगलक। नाम सुना होगा आपने। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक रहा। इसी ने अपने शासनकाल में 4 कर लगाए, 4 टैक्सेस ही अप्लाइड, जिसमें सबसे पहला कहलाता था खराज, जो कि भूमि कर हुआ करता था। एक इसने लगवाया खुम्स, जो कि युद्ध में लूटा माल हुआ करता था, उस पर लगने वाला टैक्स खुम्स कहलाता था। इसके अलावा इसने गैर मुसलमानों पर लगाया जजिया, गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला कर कहलाता था जजिया। और इसने मुसलमानों पर अप्लाई किया जकात। ये 4 प्रकार के कर थे जो कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में लगाए थे। अब यहां पर तो केवल और केवल जकात के बारे में आपसे पूछा है। हो सकता है भाई इस बार आपके एग्जाम में जजिया पूछ ले, खुम्स पूछ ले, खराज पूछ ले, कोई सा भी पूछा जा सकता है। चारों के चारों टैक्सेस फिरोज शाह तुगलक ने लगवाए थे। अगला सवाल, हु कंपोज्ड तबकात नासिरी इन दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात नासिरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 15। इल्तुतमिश के ही शासनकाल में इल्तुतमिश के ही कंटेम्परेरी एक प्रसिद्ध इतिहासकार, एक प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? ध्यान रखेंगे, जिसे मिनहाज सिराज के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा तबकात नासिरी लिखी गई थी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनहाज उज सिराज। मिनहाज उज सिराज के द्वारा ही लिखी गई थी तबकात नासिरी। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है हसन निजामी। ध्यान रखेंगे, हसन निजामी भी दिल्ली सल्तनत के ही एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ करते थे और इन्हीं के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जो कहलाती है ताजुल मासीर। इनके द्वारा ताजुल मासीर लिखी गई। इसके बाद अमीर खुसरो, आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन बलबन के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे अमीर खुसरो, जिन्हें तूती ए हिंद या पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिनके द्वारा कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे कि इन्होंने तुगलक नामा लिखी है, इन्हीं के द्वारा खमसा ए खुसरो भी लिखी गई है। खमसा नामक पुस्तक भी इन्हीं की लिखी गई पुस्तक है। और एक ऑप्शन में दिया है जियाउद्दीन बर्नी। एक ऑप्शन में दिया गया है जियाउद्दीन बर्नी।
तो ध्यान रखेंगे, जियाउद्दीन बर्नी भी दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध इतिहासकार माना जाता है, जिसके द्वारा तारीख फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी गई और फतवाए जहादरी भी किसके द्वारा लिखी गई है? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। किसी के भी बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बट एज पर दिस क्वेश्चन मिनाज और सिराज इज द राइट आंसर। अगला सवाल, जफर खान वॉज अ फेमस जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत? जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? दोस्तों आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी शासनकाल 1290 से 1320 और 1290 से 1320 के बीच में ही खिलजी वंश का सबसे महान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 और अलाउद्दीन खिलजी के ही सेनापति कौन कौन हुआ करते थे? जफर खान, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर, लेकिन जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में जफर खान पूछे, नुसरत खान भी तो पूछ सकता है, उलूग खान भी तो पूछ सकता है। भाई साहब, दक्षिण भारत अभियान पर भेजे गए मलिक काफूर भी तो पूछ सकता है, और नॉर्थ वेस्ट में मंगोलों के आक्रमणों से निपटने के लिए गाजी मलिक भी तो पूछ सकता है। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसके सेनापति हुआ करते थे। जफर खान, नुसरत खान, उलूग खान, मलिक काफूर और गाजी मलिक। राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड बिफोर पृथ्वीराज चौहान ओवर दिल्ली? निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? तो आप जानते होंगे चौहानों से पहले दिल्ली पर अधिकार किसका था? तोमरों का। तो अनंग पाल तोमर, जो कि तोमर डायनेस्टी, जो कि तोमर वंश का शासक था, इसी के द्वारा दिल्ली पर शासन किया गया था। और ध्यान रखेंगे, इन 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी में दिल्ली बसाई ही किसने थी? अनंग पाल तोमर फाउंडेड दिल्ली। दिल्ली की स्थापना ही अनंग पाल तोमर के द्वारा की गई थी 11th सेंचुरी में। अगला सवाल, हु वॉज द ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही विच इज पर्शियन लैंग्वेज क्रॉनिकल ऑफ द दिल्ली सल्तनत? दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जब दिल्ली सल्तनत में चल रहा था सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी, और आप जानते होंगे सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1451 तक रहा, और इसी का सबसे महान सुल्तान मुबारक शाह, इसी का सबसे महान सुल्तान हुआ मुबारक शाह। और ध्यान रखेंगे, मुबारक शाह की अगर हम बात करें तो 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक ये दिल्ली का सुल्तान था। इसी का दरबारी इतिहासकार हुआ करता था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और ध्यान रखेंगे, इसी याहिया बिन अहमद सरहिंदी के ही द्वारा लिखी गई तारीख मुबारक शाही। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए भाई साहब, अगर याद है ना सवाल गलत हो ही नहीं सकता। हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन इब्न बतूता केम टू इंडिया? अब पूछा है अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि 1296 से लेकर 1316 तक, ठीक है। अगला पूछा है फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। अगला पूछा है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेके 1351। अगला पूछा है इब्राहिम लोदी, तो आप जानते हैं कि 1517 से लेकर 1526 तक रहा इब्राहिम लोदी। लेकिन इब्न बतूता कब आया? प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया
1333 में। तो भाई साहब 1333 में शासनकाल किसका रहा? मोहम्मद बिन तुगलक का। और हमने पढ़ा भी है मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में इब्न बतूता आया था, जो लगभग 8 साल तक दिल्ली का काजी बनकर भी रहा था। नेक्स्ट, who was appointed as the governor of Bengal by Sultan Balban after the revolt of subsequent death of तुगरिल बेग? विद्रोह और उसके बाद तुगरिल बेग की मृत्यु के बाद सुल्तान बलबन द्वारा बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों, जब दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में शासन कर रहा था गयासुद्दीन बलबन, लगभग 1266 से लेकर 1287 तक शासनकाल किसका रहा? गयासुद्दीन बलबन का। और आप जानते हैं कि गयासुद्दीन बलबन के ही शासनकाल में 1279 ईस्वी में रिवोल्ट हुआ बंगाल में किसका? तुगरिल बेग का। He declared himself as an independent ruler of बंगाल। इसने खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बलबन ने जाकर तुगरिल बेग के विद्रोह को नियंत्रित किया। तुगरिल बेग मारा गया। और ध्यान रखेंगे, बलबन का ही पुत्र हुआ करता था। बलबन के 2 बेटे हुआ करते थे। एक का नाम था शहजादा मोहम्मद, जिसे बलबन ने नॉर्थ वेस्ट में तैनात करके रखा था, और बंगाल का गवर्नर बना दिया गया बुगरा खान को। तो राइट आंसर इज बुगरा खान। नेक्स्ट, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय बलबन? बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया? तो हम सब जानते हैं सैन्य विभाग, जो कि दीवाने अर्ज कहलाता था। दीवाने मुस्त खराज कभी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या किया गया था? दीवाने मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का एक विभाग हुआ करता था, जो कि कर नियंत्रण से या कर वसूल करने से संबंधित हुआ करता था। दीवाने रसालत दिया हुआ है, जो कि दिल्ली सल्तनत का अपील विभाग हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत के अपील विभाग को ही दीवाने रसालत कहा जाता था। एक दिया है दीवाने इश्तियाक, ये दिल्ली सल्तनत का पेंशन विभाग हुआ करता था। इसे दिल्ली सल्तनत का पेंशन विभाग कहा जाता था। एक दिया गया है दीवाने मुस्त खराज, जो कि कर से संबंधित था, या आप कह सकते हैं ये दिल्ली सल्तनत का बकाया विभाग हुआ करता था। लेकिन ध्यान रखेंगे, दीवाने अर्ज वो विभाग था जिसे गयासुद्दीन बलबन के द्वारा अपने शासनकाल में क्या किया गया था? रीएस्टैब्लिश किया गया था। अगला सवाल देखिए, Which of the following sultans of Delhi primarily adopted a policy of consolidation rather than expansion? दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति को अपनाया? He was none other than बलबन। बलबन ही गुलाम वंश का वो शासक था जिसने विस्तारवादी नीति ना अपनाकर बल्कि सुदृढ़ीकरण करने की नीति को अपनाया था। अगला सवाल, रजिया सुल्तान was the first and the only female ruler of Delhi Sultanate who ascended the throne in dash। रजिया सुल्तान सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो डैश में सिंहासन पर बैठी थी। अभी अभी बताया मैंने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली की एकमात्र महिला शासक रही रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, Which of the following Delhi sultans introduced 2 coins, namely silver टंका and copper जीतल? दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी का टंका और तांबे की जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे? तो हम सब जानते हैं दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला औपचारिक रूप से सुल्तान इल्तुतमिश के ही द्वारा
दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नियमित तौर पर सिक्के चलवाए गए, जिसमें चांदी के सिक्कों को टंका या टका कहा जाता था और तांबे के सिक्के कहलाते थे जीतल। आगे चलकर शेरशाह सूरी ने इन्हीं के स्थान पर चांदी का रुपया चलवा दिया और तांबे का दाम, और रुपया आज तक चल रहा है। टंका या टका आज बांग्लादेश की करेंसी है। अगला सवाल, बलबन फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ सिजदा एंड पाइबोस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशंस? बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा से सिजदा और पाइबोस प्रथा का अनुसरण किया था? ये एक पर्शियन सिस्टम हुआ करता था, ये एक ईरानी प्रथा हुआ करती थी। और ध्यान रखेंगे सिजदा, जिसमें सिजदा का मतलब था सर झुकाना, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के आगे सर झुकाना ही सिजदा कहलाता था। और पायबूस का मतलब था पांव चूमना, लेटकर सुल्तान के पांव चूमना ही क्या कहलाता था? पायबूस करना। ये प्रथा कभी बलबन ने अपने शासनकाल में शुरू की थी, लेकिन इसे प्रोहिबिट करने का काम, इस पर प्रतिबंध लगाने का काम मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा किया गया। मुगल एम्परर शाहजहां ने सिजदा और पायबोस की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था अपने शासनकाल में। नेक्स्ट, अगला सवाल, Who among the following Delhi Sultanate rulers took the policy of blood and iron to deal with the मेवाती community? दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो हम सब जानते हैं गियासुद्दीन बलबन, दिल्ली सल्तनत में लौह एवं रक्त की नीति चलाने वाला, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी जर्मनी में बिस्मार्क के द्वारा लौह और रक्त की नीति चलवाई गई थी। नेक्स्ट, अगला है, मामलूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? मामलूक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित है? अब जब शैली मामलूक है तो वंश भी मामलूक होगा, और आप जानते हैं मामलूक वंश किस वंश को कहा जाता है? स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश को ही मामलूक डायनेस्टी या मामलूक वंश कहा जाता है। नेक्स्ट, द दिल्ली सुल्तान हु succumbed to injuries as a result of his fall from horse was? दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी घोड़े से गिरने पर लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210, उसके बाद दिया है बलबन 1266 से लेके 1287, इसके बाद दिया है बहराम शाह रजिया के बाद 1240 से 1242, और दिया है इल्तुतमिश 1211 से लेके 1236। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में जब पोलो खेल रहा था या चौगान खेल रहा था, तो इसी की घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श भी कहा जाता है, पील बख्श भी कहा जाता है, सिपाह सालार की उपाधि धारण करके जिसने शासन किया, कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। इसी की मृत्यु घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। अगला सवाल, द टूम्ब ऑफ इल्तुतमिश वॉज बिल्ड इन विच ईयर? इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनवाया गया था? अब आप जानते हैं इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक रहा, यानी कि इल्तुतमिश 1236 में मरा था, लेकिन अपने मरने से ही एक साल पहले इसने खुद अपने मकबरे का निर्माण करवाया था, जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में है 1235 में। 1235 ईस्वी में बनवाया गया टूम्ब ऑफ इल्तुतमिश या इल्तुतमिश का मकबरा। हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सेलिब्रेटिंग नौरोज ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो ध्यान रखेंगे गियासुद्दीन बलबन ने ही अपने शासनकाल में
नवरोज त्योहार या नौरोज त्योहार मनाने की शुरुआत की थी? और आप जानते हैं नवरोज फेस्टिवल इज बेसिकली अ पर्शियन न्यू ईयर। पारसी नववर्ष ही क्या कहलाता है? नवरोज कहलाता है, जो कि हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इसे मनाने की प्रथा शुरू ही किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने, जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का सुल्तान हुआ करता था। अगला सवाल, बलबन सर्व्ड एज नायब टू विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली? बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था? तो हम सब जानते हैं नसीरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 से लेके 1266 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। इल्तुतमिश 1211 से 1236 था। रजिया 1236 से 1240 और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। लेकिन बलबन नसीरुद्दीन महमूद के ही समय में नायब के रूप में काम किया करता था। इसीलिए तो इतिहासकार कहते हैं कि बलबन इतना होशियार व्यक्ति था कि इसने लगभग 20 साल तो दिल्ली के नायब के रूप में क्या किया? शासन किया, और फिर 20 साल ही दिल्ली का सुल्तान बनकर। नेक्स्ट, Who among the following revolted against Balban, Sultan of Delhi, and declared himself as an independent ruler of Bengal in 1279? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि तुगरिल बेग के द्वारा 1279 ईस्वी में बलबन के खिलाफ विद्रोह करके बंगाल में विद्रोह कर दिया गया। खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया गया। इसीलिए इस विद्रोह को नियंत्रित करने के बाद वहां का राज्यपाल बुगरा खान को बनाया गया था। नेक्स्ट, हु ऑक्यूपाइड बदायूं एंड अपॉइंटेड इल्तुतमिश एज इट्स फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर? तो दोस्तों आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के ही शासनकाल में उसका गुलाम या दामाद इल्तुतमिश बदायूं का राज्यपाल हुआ करता था, बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। बदायूं इज इन उत्तर प्रदेश, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के समकालीन थे, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। इसके बाद मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी का खुद गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश और उसका दामाद भी। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में अपने ही गुलाम या दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल बनाया था। कुतुब मीनार इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश आर्किटेक्चर? कुतुब मीनार डैश आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। ऑप्शंस है इंडो इस्लामिक, द्रविडियंस, जी नहीं द्रविडियंस तो नहीं होगा, ये तो दक्षिण भारतीय शैली है। इसके बाद है सूफी या मौर्यन, तो मौर्य काल आज से लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। इसका मतलब ये एक इंडो इस्लामिक आर्ट है। दोस्तों याद रखेंगे, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार, जिसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। इसकी नींव 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखवाई गई। और आप जानते होंगे इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन 1229 ईस्वी में दैट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु हुआ करते थे दिल्ली के फेमस सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। अपने गुरु के नाम पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जिसका उद्देश्य था एक धार्मिक, ये अजान देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और ध्यान रखेंगे, निर्माण शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने, लेकिन 1369 में बिजली गिरने के कारण इसकी सबसे ऊपरी मंजिल ध्वस्त हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। उसका पुनर्निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। और फिर एक बार लोधी वंश के सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपने शासनकाल में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई या रेनोवेशन करवाया। यानी कि कुतुब मीनार से संबंधित एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 शासक हैं
सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और चौथा सिकंदर लोदी। चारों के नाम आपको याद रखने हैं। एसएससी कई बार ऐसे एग्जाम में सवाल पूछ चुका है जिसमें पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा शासक कुतुब मीनार से संबंधित नहीं है। पहले ऑप्शन में देगा इल्तुतमिश, दूसरे में देगा फिरोज शाह तुगलक, तीसरे में देगा सिकंदर लोदी, चौथे में देगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का संबंध कुतुब मीनार से नहीं बल्कि कुतुब मीनार के बराबर में एक और मीनार जो उसने बनवाई थी, अलाई मीनार, उससे है। क्लियर हो गई बात? अगला सवाल देखिए। हु हैड एज्यूम द टाइटल ऑफ बलबन? बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? सवाल उल्टा पूछ लिया है। सवाल ये पूछना चाहिए कि बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी। इसका तो वास्तविक नाम ही गयासुद्दीन बलबन था, लेकिन इसने उपाधि धारण की थी उलूग खान की, यानी कि विश्व का खान। बलबन के ही द्वारा उलूग खां की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट, कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू एंड मिनारेट बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द डैश सेंचुरी। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें सदी के आखिरी या डैश सदी की आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई थी। तो हम सब जानते हैं दैट वाज 12th सेंचुरी, क्योंकि हम सब जानते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और कहां पर? दिल्ली में है, कुतुब मीनार परिसर में, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, मेहरौली, दिल्ली। दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट इन मीटर्स ऑफ द कुतुब मीनार सिचुएटेड इन दिल्ली? दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन दिया है 75, 77, 73, 71। अभी अभी मैंने आपको बताया कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई लगभग 73 मीटर या 73 मीटर है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वजीर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश? सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर इनमें से कौन था? आप जानते होंगे दिल्ली सल्तनत में प्रधानमंत्री को ही वजीर कहा जाता था। ऑप्शन में दिया गया है सैयद फकर ए मुदब्बिर, मलिक नाइक, निजाम उल मुल्क जुनैदी या नुसरत खान। ध्यान रखेंगे, निजाम उल मुल्क जुनैदी, निजाम उल मुल्क जुनैदी ही सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर हुआ करता था या प्रधानमंत्री हुआ करता था। अगला सवाल, गयासुद्दीन बलबन रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी टूक अप द टाइटल ऑफ डैश? गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने डैश की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि गुलाम वंश का सुल्तान बना गयासुद्दीन बलबन। और आप जानते हैं गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक रहा और इसी ने दो उपाधियां धारण की। सबसे पहला नियाबत ए खुदाई, जिसे कहा जाता था अल्लाह का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और दूसरी उपाधि इसने ली जिल ए इलाही। जिल ए इलाही का मतलब शेडो ऑफ गॉड, अल्लाह की परछाई। जिल ए इलाही, शेडो ऑफ गॉड।
जिले इलाही या शैडो ऑफ गॉड उपाधि ही गयासुद्दीन बलबन के द्वारा धारण की गई थी। इस सेशन का आखिरी सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स वॉज रजिया सुल्तान इम्प्रिजेंट बाय मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया द्वारा रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया गया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पंजाब के भटिंडा नामक स्थान का ही इख्तियार हुआ करता था अल्तूनिया। रजिया सुल्तान ने अपने दो विश्वास पात्र, एक अल्तूनिया को भटिंडा पंजाब का इख्तियार बनाया था और एक हुआ करता था एतगीन, जिसे बदायूं का राज्यपाल बनाया था। लेकिन अल्तूनिया ने जब देखा कि रजिया का प्रेम प्रसंग एक दास के साथ, एक गुलाम के साथ चल पड़ा है जिसका नाम था याकूत खान, तो उसने पंजाब में खुद को स्वतंत्र घोषित किया। और जब रजिया और याकूत खान गए अल्तूनिया से लड़ने के लिए, तो अल्तूनिया की सेना ने याकूत खान की हत्या कर दी और अल्तूनिया की सेना भारी पड़ी और उसने रजिया को कैद करके भटिंडा के किला मुबारक इन भटिंडा, या जिसे तबर हिंद फोर्ट भी कहा जाता है, इसी में कैद कर लिया। अगले ऑप्शन में दिया है जयगढ़ फोर्ट इन जयपुर, जी नहीं। विद्रोह पंजाब में हुआ था, रजिया दिल्ली से पंजाब गई थी, जयपुर नहीं। गोलकुंडा फोर्ट इन गोलकुंडा, आप जानते हैं हैदराबाद में गोलकुंडा का किला है। या मेहरानगढ़ फोर्ट इन जोधपुर, या राजस्थान के जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला। भटिंडा का किला, किला मुबारक जिसको कहते हैं, या जिसको तबर हिंद का फोर्ट भी कहते हैं, ये वही किला है जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में कभी वाद विवाद की शुरुआत हुई थी। इसी की वजह से वाद विवाद शुरू हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो दोस्तों, ये कुछ सवाल थे रिलेटेड टू दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश से रिलेटेड। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी आगे के प्रश्नों के साथ। इस सेशन में इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।